चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन के बारे में देखेंगे। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पुष्प की आवृत्त वीर्जियों का एक आकर्षण अंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद निषेचन पूर्व संरचनाओं एवं घटनाओं के बारे में, उसके बाद दोहरा निषेचन दृश्य निषेचन के बारे में, उसके बाद निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं के बारे में, उसके बाद असंग जनन का बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं। असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगा कर देखते हैं, सूंघते हैं तथा उनकी महक से हम मदमोहक हो जाते हैं और उनके भरपूर अंग आदि यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होते हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं बल्कि सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्प क्रमों, पुष्प तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता एक दृष्टि डालते हैं इस पर कि वे अंकुलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज का रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में कार्यकीय संरचना तथा पुष्पी पादप यानी आवृत्त वीर्जियों में लैंगिक जनन के प्रक्रम के बारे में समझते हैं। तो टॉपिक है पुष्प आवृत्त वीर्जियों का एक आकर्षण अंग के बारे में देखते हैं। तो प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकट संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद या शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने में प्रतीक है। और कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाइए जिसका श्रृंगारिकीय यानी आभूषणात्मक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बगीचों में उगाया जाता हो। और आप उन 5 पुष्पों का भी पता लगाए जिनके आपके परिवार द्वारा सामाजिक या सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया गया हो। और क्या आपने सभी कभी पुष्पों की खेती या पुष्प कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य है? एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकीय एवं भ्रूणिकीय यानी भ्रूणीय, आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। और आपने क्लास 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। और चित्र 2.1 आपको एक प्ररूप पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। और क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयां हैं? ये है चित्र। उसके बाद देखते हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं के बारे में देखते हैं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है जिसके फलस्वरूप पुष्पीय अधक यानी फ्लोअर प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्पक्रम की रचना होती है और जो पुष्प कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती है। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुंमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती है। और आप याद करेंगे कि पुंमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला यानी एक चक्कर नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री यानी मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद देखें पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में देखें। चित्र 2.2 ये है। और इसमें ये वाला चित्र का वाला चित्र देखें तो एक विशिष्ट पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहा है। इसमें लंबा एवं पतला ठंडल तंतु यानी फिलामेंट कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्य द्विपालिक संरचना पराकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। और पुंकेसरों की संख्या एक लंबाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में भिन्न होता है। अगर आप 10 पुष्पों यानी प्रत्येक भिन्न प्रजातियों के पुष्पों से अलग अलग पुष्प केसन एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रख ले तो आप देखेंगे कि उनके आकार में बहुत भिन्नता है जो आकृति में विद्यमान है। और एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन करें तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों के परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझाया जा सकता है। उसके बाद एक प्रारूपिक आवृत्त वीर्जी परागकोश द्विपालित होती है तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं अर्थात ये द्विकोष्ठ होते हैं। ये चित्र 2.2 के बी में दर्शाया गया है। प्रायः एक अनुलंब कांच प्रवालक यानी कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है।
ये परागकोश 2.3 के बी के एक अनुप्रस्थ काट के विभिन्न प्रकार के उत्तकों तथा अनेक चित्रों को समझे। और एक परागकोश के द्विपालित प्रकृतिक परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यवस्थित होती है। परागकोश एक 4 दिशीय यानी चतुर्कोणीय संरचना होती है, जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। और यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुट्टी यानी पोलन सेक्स बन जाती है। और यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती है और परागकणों में ठसाठस भरे होते हैं। उसके बाद देखें लघु बीजाणुधानी की संरचना। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूप रेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है और यह सामान्य 4 भीति पथों से आवृत होती है। चित्र इसको 2.3 के बी में दर्शाया गया है। और ये एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, एंडोथेशियम यानी अंतःस्थीशियम और मध्य परत तथा टेपिटम बाहर की ओर की 3 परत संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण मुक्त होती है और मुक्त करती है। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है और यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। और टेपिटम में कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से भरी होती है और सामान्य एक से अधिक केंद्रकों में युक्त होती है। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटम कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती है? जब एक परागकोश परिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणु जन्य ऊतक कहते हैं, और लघु बीजाणुधानी के केंद्रक में स्थित होता है। उसके बाद लघु बीजाणु जनन के बारे में देखें। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनती है। चतुष्टय की कोशिकाओं के सूत्र गुणता क्या होगी? और जैसा बीजाणु जन्य ऊतक को प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होता है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृ कोशिका होती है और एक पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसे कि लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं और उन्हें लघु बीजाणु चतुष्ट या चतुष्टय कहते हैं। और इसको चित्र 2.3 के अ में दर्शाया गया है। और उसके बाद जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। परागकण के बारे में देखना ही क्या है, नर युग्मोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। और यदि आप गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। और एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर एक परागकण छिड़कने और एक सूक्ष्मदर्शी से देखें और आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्नता पाई जाती है। और परागकण सामान्यतः गोलार्धकार होते हैं और जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, जो कि स्पेरोपोलेनिन से बनी होती है और जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। और यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों के एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पेरोपोलेनिन को निमीकृत कर सके। और परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जन छिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पेरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्म की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें
वहाँ पर स्पेरोपोलेनिन की उपस्थित होती है। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी यानी स्तंभों की पंक्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं। और आप यहाँ चित्र 2.4 में देखेंगे कि जो देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है। बाह्य चोल कठोर होना चाहिए या जनन छिद्र में क्या तात्पर्य है इसका। उसके बाद देखें परागकर्ण की आंतरिक भित्तियों को अंतःचोल कहा जाता है। परागकर्ण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है और यह एक पतली तथा सतत परत वाली होती है जो सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। परागकण के जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति इससे आवृत होती है। जब परागकण परिपक्व होते हैं तब उसमें 2 कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं हैं कायिक कोशिकाएं तथा जनन कोशिका समाहित होती है। और चित्र इसको 2.5 के बी में दिखाया गया है। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडारण तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्र होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। यह तुर्को आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला होता है। 60% से अधिक आवृत बीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशिकीय चरण में झरते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झरने से पहले यानी 3 चरणों से पहले 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। और अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा कर सकती है जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार है जैसे दामा श्वसनीय शोध आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातीय गेहूं का साथ आने वाले गाजर घास का पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है जो परागण एलर्जी कारक है। परागण अनुपोषकों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों यानी टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है और पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक यानी घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करेगा। और परागगण जब एक बार झरते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता यानी अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है? और बहुत विविधताएं पाई जाती है। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता एवं निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्द लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं जबकि गुबाल वक्त यानी रोजेसी ग्लूमिनोसी एवं सेलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। और आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य यानी शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजातियों के परागकणों को द्रव्य नाइट्रोजन के कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। अब इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडारण यानी बैंक की भांति पराग भंडारों के रूप में सफल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। उसके बाद देखें स्त्री केसर गुरु बीजारोधानी यानी बीजांड या भ्रूण कोश के बारे में देखें। जयांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जयांग एक स्त्री केसर यानी एकांडपी या बहुत स्त्री केसर यानी बहुअंडपी हो सकती है। जहां पर ये एक से अधिक होते हैं वहां स्त्री केसर आपस में संगलित यानी युक्तांडपी हो सकते हैं और या फिर से वे आपस में स्वतंत्र यानी वियुक्तांडपी हो सकते हैं। और प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिका एक दीर्घाकृत पतला यानी एक हरा भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय
होती है और अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा यानी कोष्ठी होती है। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा यानी नार स्थिर होती है। और आपने क्लास 11 में पढ़ी हुई है कि अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें इसके बारे में। और अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्य बीजांड कहलाती है। और एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक, जैसे कि गेहूं और धान आम से लेकर अनेक, जैसे पपीता तरबूजा तथा आर्किड तक हो सकते हैं। उसके बाद गुरु बीजाणुधानी के बारे में देखिए, यानी बीजांड के बारे में देखें। आइए एक प्रारूपी आवृत्ति बीज बीजांड की संरचना से परिचित हो गए और इसको चित्र 2.7 के द में दर्शाया गया है। ये है और उसके बाद इसके संरचना से परिचित हुए। और बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृत्त या ठंडल, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं, इसके द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। और बीजांड की काया बीजांड वृत्त के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है। अतः यह नाभिका बीजांड एक बीजांड वृत्त की संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो से अधिक अध्यावरण नामक संरक्षण आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होते हैं। केवल बीजांड द्वारा नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। और बीजांड द्वारी इस सिरे के ठीक विपरीत निभाग यानी कैलाजा होता है और जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जो बीजांड काय कहते हैं। और केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांड काय भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद बीजांड काय में उपस्थित होती है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूण कोश होता है जो न्यूनकारी विभाजन द्वारा एक गुरु बीजाणु से निर्मित होती है। उसके बाद गुरु बीजाणु जनन के बारे में देखें तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम में गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं और यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होते हैं। स्त्री युग्मोद्भिद या मादा युग्मोद्भिद के बारे में देखें तो अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु में से एक कार्यशील होता है और जबकि इन अन्य 3 अपविकसित यानी अप्रभ्रष्ट हो जाते हैं और केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री यानी मादा युग्मोद्भिद यानी भ्रूण कोश के रूप में विकसित होते हैं। और यह एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की विधि को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। और बीजांड काय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मोद्भिद के एक सूत्र गुणता क्या होगी? आइए भ्रूण कोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करते हैं। और क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रीय यानी न्यूक्लियाई बनते हैं जो विपरीत ध्रुव को चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट यानी केंद्रीय भ्रूण कोश की रचना होती है। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय यानी न्यूक्लिएट और तत्पश्चात 8 केंद्रीय यानी न्यूक्लिएट भ्रूण कोश की रचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक यानी न्यूक्लियर है और जो केंद्रीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना नहीं करती, नहीं अनुपालित किया जाता है। और 8 न्यूक्लिएट रचना के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है जो विशिष्ट यानी प्रारूपी मादा युग्मोद्भिद का भ्रूण कोश के संगठन का रूप लेती है। उसके बाद भ्रूण कोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। और 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं उससे घिरी होती है और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिकाओं में स्थिर होते हैं।
और उसके बाद देखें भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होती है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती है। इस अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहाय कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिकाएं निहित होती है। बीजांड द्वारी छोर जिसे तंतु द्वारा समुच्चय कहते हैं, उस पर एक विशेष सहाय कोशिकीय स्थूलन होने लगते हैं और जो सहाय कोशिकाओं के पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय यानी कैला जल छोर पर होती है और प्रतिव्यास शांत यानी एंटीपोडाल कहलाते हैं। बृहद केंद्रीय कोशिका जैसे कि पहले बताया गया है उसमें 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं और इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृत्ति बीज भ्रूण कोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकाएं होते हैं। उसके बाद परागण के बारे में देखते हैं। तो पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूण कोश में पैदा होते हैं। चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ आना होता है। यह कैसे संपन्न हो और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। परागकणों यानी परागकोश से झड़ने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र एक स्थानांतरण या संरचना को परागकण कहा जाता है और उसके बाद परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों में एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यू विकसित किया है और ये परागण की प्राप्ति करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? परागण के प्रकार के बारे में देखें तो पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी। इसके बारे में देखें तो एक ही पुष्प में परागकोश से वर्गिकाग्र तक परागकणों को स्थानांतरण है और इसको चित्र 92.9 में दर्शाया गया है। ये है और उसके बाद और इस प्रकार के परागण उसी पुष्प के अंदर होते हैं और एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एक वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है वहाँ पूर्ण स्वयुग्मक अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मक के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र के विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्व परागण संपन्न हो सके। कुछ पादप जैसे कि बायोला यानी सामान्य पंछियों को बाद उसके बाद एक जेलिस तथा केमोलिना यानी कौवा 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उसके बाद देखिए उन्मील परागणी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं उस जिसके परागकोश के वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं तथा अन्य परागणीय पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। और इस प्रकार के पुष्पों में यहाँ चित्र श वाला में दिया गया है और इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं और अतः अनुमील्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पटक्रास या पर परागण आवरण के अवसर नहीं होते हैं। उसके बाद उन्मीलन परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि उन्मील्य पौधे को इससे फायदे हैं या हानि? ऐसा क्यों है? उसके बाद दूसरा देखें इसके प्रकार में सजात पुष्पी परागण के बारे में। तो एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का एक दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से उस पर परागण है जिसके एक कायक यानी एजेंट सम्मिलित होते हैं और सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मक जैसे ही है क्योंकि इनमें परागण उसी पादप से आते हैं। तीसरा प्रकार देखें इसके इन पर निषेचन के बारे में देखें तो इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होती है
और मात्र एक ही केवल एक प्रकार के पराग होते हैं और जिसमें परागन के समय आनुवंशिक भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। उसके बाद देखें परागन के अभिकर्मक या कारक के बारे में इसके देखें तो पौधे परागन के एक कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजीवी यानी वायु एवं जल तथा एक जीवी यानी प्राणी कारक यानी एजेंट का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अधिकतर पौधे परागन के लिए जीवित कारकों का उपयोग करते हैं और बहुत कम पौधे अजीवी कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागकणों का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महल संयोजनात्मक घटना है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के हास्य से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजा अंडों की तुलना में असंख्य मात्रा के परागकण उत्पन्न होते हैं। आजीवीय परागन में वायु द्वारा परागन सर्वाधिक सामान्य परागन है। इसके साथ ही वायु परागन हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है ताकि वे हवा के झोंके के साथ संचारित हो सके। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं यानी ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सके तथा बृहद एवं प्रायः पिच्छवर्ती काग्र युक्त होते हैं ताकि आसानी से वायु के झरते परागकणों की आबद्ध किया जा सके। और वायु परागित पुष्पों के प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। और इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टे यानी कॉर्न केव है। और आप जो फुदने यानी टेसेल देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका है जो हवा में झूमते हैं ताकि परागकणों के आसानी से पकड़ सके। और घासों में वायु परागन सर्वथा सामान्य है। यह है इसके चित्र। और उसके बाद पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागन काफ़ी दुर्लभ है और यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है, वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधे में। इसके विपरीत आप स्मरण करेंगे कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी, बायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स आदि के नर युग्मकों के परिवहन का नियमित साधन जल ही है। और यह विश्वास किया जाता है कि कुछ बायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण जैसे इसके है बेलिसनेरिया है तथा हाइड्रिला है जो कि ताजे पानी मुक्त है। और इन अनेकों समुद्र जलीय घास जैसे जेस्टेरा आदि है। सभी जलीय पौधे जल को परागन के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली यानी मुकदनी पानी के सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागन कीटों एवं वायु से होती है। और जैसे कि अधिकतर थलीय पादपों में होता है। एक प्रकार के जलीय परागन में मादा पुष्प एक लंबे ठंडल द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं और नर पुष्प का परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरण इसके देखें तो इसके उदाहरण है बेलिसनेरिया है जो लंबे ठंडल के साथ जलधाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। और चित्र इसको 2.11 में दर्शाया गया है यहाँ पर। और उसके बाद ये है और उसके बाद इसमें कुछ के संयोजनात्मक रूप से मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह जलीय परागन वाले पादपों जैसे कि समुद्रीय घासों यानी शिग्रासीस में मादा पुष्प व जल के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और पराग कणों के जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। और इस प्रकार की बहुत सारे प्रजातियों के परागकण लंबे फीते जैसे ही होते हैं और एक जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। और इनमें से कुछ के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागन पूरा होता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों के पानी के भीतर गीले संश्लेष्म आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। और वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुत रंग युक्त होते हैं और न ही मकरंद पैदा करते हैं। और इसका क्या कारण हो सकता है? अधिकतर पुष्पी पादप परागन के लिए प्राणियों को परागन कर्मक या कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ, भौरे, तितलियाँ, बर, चिट्टियाँ, शलभ या कीट पक्षी
जैसे पक्षी में है शरखोरा तथा गुंजन पक्षी है तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक है। प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवित परागण कर्मक है। यहाँ तक कि बड़े नर वानर गण के प्राणी जैसे लेमर या लेमूर है, वृक्षावासी यानी शाखाचारी कृतंक और यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग यानी जिसमें गीको छिपकली तथा उपवन छिपकली भी है, और ये भी कुछ प्रजातियों के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। और प्रायः प्राणी परागित पादपों के कुछ पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अंकुरित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन पूर्ण सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्प वृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं और प्राणी रंगों एवं अथवा सुगंध यानी महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मधुमक्खियां एवं बीटलों से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित होते हैं और मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे कि ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या परितोषित उपलब्ध करा सकते हैं और मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्रदत्त आम परितोषित है और इस परितोषित को पाने के लिए प्राणी अंगुतिकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है जो प्राणी परागित फूल में प्रायः चिपचिपा होता है। जब परागकणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागकण पूरा करता है। और उसके बाद देखिए कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण है इसके एमोर फोफेलस है और इसका लंबोत्तर पुष्प यानी पुष्प समांतर लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसे ही एक सहसंबंध शलभ की एक प्रजाति और युक्त पादप के बीच होता है, जहां दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरी कर सकते हैं और इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठ में देती है, जबकि इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होते हैं। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होने प्रारंभ होता है। क्यों ना आप निम्नलिखित पादपों के पुष्पों के अवलोकन करें, जैसे कि खीरा, आम, पपीता, धनिया, पीपल, प्याज, लोबिया है, कपास है, तंबाकू, गुलाब और नींबू, केला इत्यादि है। यह पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और क्या वे परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना होगा। आप यह देखेंगे कि देखने की कोशिश करें कि क्या उस पुष्प तक आने वाले यानी भ्रमणकारी प्राणी तथा एक पुष्प की विशेषता के बीच कोई संबंधता है या नहीं है उसमें। और परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता प्राणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और जो परागण को पूरा करता हो। बहुत सारे कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं। अतः ऐसे अंगुत्तकों या भ्रमणकारियों को पराग या मकरंद तस्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगर आप शायद परागकारियों को पहचान सके या ना पहचान सके तो आप इस निश्चित रूप से अपने प्रयास के आनंद प्राप्त करें। उसके बाद देखते हैं बहिजनन युक्तियाँ के बारे में देखते हैं। अधिकतर पुष्पी पादप अभयलिंगी पुष्प एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में रहते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन और मन होता है और पुष्पी पादपों में बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए जाते हैं जो स्वपरागण को हितोत्साहित एवं पर परागण को प्रोत्साहित कर सके। बहुत कुछ प्राणियों में परागण और मुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्राहता समकालीन नहीं होती है। या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही पराग और मुक्त कर दिए जाते हैं या फिर परागों के झरने से काफी पहले ही वर्तिकाग्र गाह बन जाते हैं। कुछ प्रजातियों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र विभिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आता है। दोनों ही युक्तियाँ स्वयुग्मक रुकती है, अतः प्रजनन रुकने का तीसरा साधन सामंजस्य है और यह एक वंशाणु
अनुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नली का वृद्धि को रोका जाता है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हो, जैसे कि एरंड है, मक्का है, और यह स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पी परागण को। और अन्य बहुत सारे प्रजातियां जैसे कि ये पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादपों में होते हैं, और अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या नर है, और यह परिस्थितियां स्वपरागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों की अवरोधित करते हैं। उसके बाद देखिए पराग स्त्री केसर संकर्षण के बारे में देखें तो पराग बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता। ठीक उसी प्रजाति का सुयोग पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं, जिसमें ये या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से, यदि वह स्वपरागण के योग्य हैं तो। और स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग यानी संयोग है, जहाँ फिर गलत प्रकार के यानी अयोग्य है। और यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर के उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्चिम घटना के लिए प्रोत्साहित करता है कि जो निषेचन को और बढ़ाता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। उसके बाद स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होता है, जो परागकणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति वैज्ञानिकों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना तथा उसके बीच संकर्षण यानी परस्पर क्रिया को स्वीकृति तथा स्वीकृति के अनुपालन से जाना है। और जैसे ही पहले बताया जा चुका है कि सुयोग परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं, ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से एक परागण नलिका उत्पन्न हो, और पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है तथा अंडाशय तक पहुंचती है। और आप याद करेंगे कि कुछ पादपों में परागकण दो कोशिकीय स्थिति में है, जैसे एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका में झड़ते हैं, और इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होते हैं, और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग तीन कोशिकीय स्थिति में होती है, वहां पराग नलिका शुरुआत से ही दो युग्मकों को ले जाती है। पराग नलिका भंडारण में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है, और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहाय कोशिका में प्रविष्ट करती है। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहाय कोशिका के बीजांड द्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देश करती है। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश होने तक की सभी कोश घटनाओं को अनुपराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण के गति प्रक्रम है, जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्री केसर संकर्षण के हेर फेर में है, और यहाँ तक कि अयोग परागण से अपेक्षित संकर यानी जाति प्राप्त करने में मदद होती है। उसके बाद आप एक कांच की स्लाइड पर जल शर्करा घोल कम से कम 10% घोल के एक बूंद पर मटर चना कोटालेरिया बालसम यानी गुल मेहंदी तथा बिन्का यानी सदाबहार के पुष्पों से कुछ पराग झाड़ कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी के साथ कर सकते हैं। और स्लाइड पर उन्हें रखने के 15 से 20 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति यानी लो पावर के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र के रख कर अवलोकित करें, और बहुत संभव है कि आप परागकणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएंगे। जैसे कि आप अध्याय 9 में
पादप जनन के बारे में पढ़ेंगे कि एक प्रजनक विभिन्न प्रजातियों के संकरण यानी क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप में सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपादक में रुचि रखते हैं और कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोग हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषण यानी अनपेक्षित परागों से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरावस्थ तकनीक यानी बैगिंग टेक्निक तथा विपोषण तकनीकी द्वारा पाई ही जा सकती है। यदि कोई मादा जनक द्विलिंग पुष्प धारण करता है तो परागण के प्रस्फुटन से पहले पुष्पकलिका से परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है और इस चरण को विपोषण के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपोषित पुष्पों के उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर यानी पतले कागज की बनी होती है और ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं, जबकि बैगिंग पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राह्यता को प्राप्त करता है जब नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश के पराग को उस पर छिटका जाता है तो और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादा जनक एक लिंगीय पुष्पों को पैदा करता है तो विपोषण की आवश्यकता नहीं होती और पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है और जब वर्तिकाग्र सुग्राह्य बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत्ति कर दिया जाता है यानी रेबगार्ड कर दिया जाता है। उसके बाद दोहरा निषेचन के बारे में देखें। द्विनिषेचन के बारे में देखें तो इसमें एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संलगित होता है और जिसमें युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में यह द्विगुणित कोशिका युग्मनज यानी जाइगोट की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय न्यूक्लियस यानी केंद्रीय की ओर गति करता है और उसमें संगलित होकर त्रिगुणित यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है, जैसे कि इसके अंतर्गत 3 अगुणियक न्यूक्लिय यानी केंद्रीय सम्मिलित होते हैं। अतः इससे त्रिसंलयन कहते हैं और चूंकि एक भ्रूण फूटी यानी भ्रूण कोश में 2 प्रकार के संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन का स्थान होते हैं और अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है और जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। उसके बाद देखें निषेचन पश्चात संरचना एवं घटना के बारे में देखें। निषेचन के पश्चात संरचना एवं घटना के बारे में देखें तो पुष्पी वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्चात घटना के नाम से जाना जाता है। और भ्रूणपोष देखें तो भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होता है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिका संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होते हैं और विकासशील भ्रूण की पोषकर्ता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रीय यानी न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लिय यानी केंद्रिक के रूप में पैदा होते हैं और भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को भ्रूण की इस
अवस्था को न्यूक्लियस एंडोस्पर्म अथवा अर्थात मुक्त केंद्रीय भ्रूण पुष्प कहते हैं। इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूण पोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीयकरण की पहले मुक्त न्यूक्लियाइयों की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। और एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ और भी है, बल्कि यह मुक्त केंद्रीय भ्रूण पोष जो हजारों न्यूक्ली से बना है और इसके आस पास सफेद गुद्दा यानी गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष होते हैं। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे कि मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपयोग किया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है जैसे कि अरंडी और नारियल है और इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें तो पता करें क्या भ्रूणपोष अनाजों, गेहूं, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। भ्रूण के बारे में देखें। भ्रूण कोश या पुट्टी के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होते हैं जहां पर युग्मनज स्थित होते हैं। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होता है जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है और यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीज में व्यापक विद्यमान होती है, भ्रूण विकास यानी भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था यानी चरण एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में ही समान होती है और युग्मनज प्राकृभ्रूण के रूप में वृद्धि करते हैं और इसके सापेक्ष गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष यानी धुरी तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन यानी एपिकाटिल बीजपत्रोपत्री के होती है जो प्रकोरण या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त हो जाती है और बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षार्थ तक समाप्त होती है और यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा प्रवृत्त होती है जिससे मूल गोप कहते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्कूटेलम यानी प्रसल्क कहते हैं जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ यानी पार्श्व की ओर स्थित होता है और इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण का एक बिना विभेदित परत में आवृत होता है जिससे हम मूलाकुन चोल कहते हैं यानी कोलियोराइजा कहते हैं और उसके बाद स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर के ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपत्रिक कहते हैं। बीजपत्रोपरिक में प्ररूह शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक यानी आधपर्ण होते हैं जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं जिससे प्राकुर्ण चोल कहते हैं। जल में कुछ बीजों जैसे कि गेहूं, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोएं और इसके बाद बीजों को छिलें और खोलें और तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। बीज के बारे में देखें। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होती है और एक बीज में विशिष्ट रूप में बीज आवरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूण अक्ष अखुआ समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होती है, प्रायः आरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई तथा स्थूल होती है जैसे कि लेग्यूमस में होते हैं और परिपक्व बीज गैर एब्ल्यूमिनियस तथा एब्ल्यूमिनियस हो सकते हैं। गैर एब्ल्यूमिनियस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष होते हैं और विशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होते हैं क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपयुक्त कर लिया जाता है जैसे कि मटर, मूंगफली। एब्ल्यूमिनियस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है जैसे कि गेहूं, मक्का, बजरा, अरंड, सूरजमुखी आदि हैं और कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांड यानी न्यूसेलस भी शेष रह जाता है और अवशिष्ट उपस्थिति बीजांडकाय परिभ्रूणपोष होता है। बीजांड यानी अंडाशय का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरचनात्मक आवरण बन जाता है
और बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है और बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होते हैं उनके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाते हैं। फलस्वरूप सामान्य या चयापचयी क्रिया धीमी पड़ने लगती है और भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश करता है, जिससे प्रसूति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थितियों उपलब्ध जैसे प्रायः नमी, आर्द्र ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान होती है उसमें अंकुरित हो जाते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है, अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार यानी छिलके के ऊपर छिलके के रूप में विकसित होता है, जिससे फल भीति कहते हैं। और फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रियाविधि विकसित की है। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें, जिससे आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था। और क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध होता है? अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है उसके अन्य पुष्पीय अंश उपहाशीय एवं झड़ जाती है। हालांकि कुछ के प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि के फल की रचना में इन पुष्पसन्य की महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। इस प्रकार के फलों को आभासीय फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होता है, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं और इसका उदाहरण केला है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग में प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। उसके बाद बीज आवृत्ति बीजियों को अनेक प्रकार प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया के जैसे कि परागण या निषेचन जल की आदि से स्वतंत्र थे। बीज की रचना काफ़ी निर्भरतापूर्ण है और इसके साथ ही बीज एक पर्यावरणों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्राणियों को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। और जैसे कि इसमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडारण होते हैं। अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे और युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करते हैं। लैंगिक प्रजनन का उत्पादन होने की वजह से वे नवीन जेटे वंशीय संपादक को पैदा करते हैं और जो विविधता का रूप लेते हैं। बीज हमारी कृषि का आधार है और बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसूति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष तक खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और तथा इसमें मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया भी जा सकता है। क्या आप बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो रहा हो और भंडारण न किया जा सके खेती की कल्पना कर सकते हैं? बीज के परिप्रेक्ष्य यानी छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यदि अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देती है। बहुसंख्यक प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन क्षम रहते हैं और कुछ बीजों को सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध है और एक प्राचीन बीज लयोपिनियस आर्कटिक्स है और जिसे आर्कटिक टुंड्रा में से खनित किया गया है और एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसूति के बाद बीज अंकुरण एवं पुष्पित हुआ है और हाल ही का एक रिकॉर्ड वर्ष 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन का छम्म बीज फोएनिक्स डेक्टिलियोफेरा का है और बीज मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा गया था इसको। और पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होता है कि कुछ पुष्पी पादपों के विशिष्ट उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जा सके। और एक भ्रूण पुटी यानी कोश में कितने अंडे मौजूद होते हैं और एक बीजांड में कितने कोश मौजूद होते हैं और एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं और एक प्ररूपी पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं और
एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं। और ऐसे ही प्रश्न है, क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत सारी संख्या के बीज मौजूद होते हैं। और इस प्रकार की श्रेणी में आर्किडिड फल आते हैं और प्रत्येक फल में 100 लघु बीज समाहित होते हैं। इसी प्रकार के मामले कुछ परजीवी प्रजातियों के फल जैसे कि ओरोबैंकी तथा एस्ट्राइडा है। क्या आपने फाइकस यानी अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है? एक छोटे से अंजीर यानी फाइकस के बीच में कितना विशाल पादप तैयार होते हैं। प्रत्येक अंजीर का पौधा कितना लाख बीज पैदा करता है। क्या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहां इस प्रकार के एक लघु बीज ने वर्षों तक इस तरह का विशाल जैव समूह पैदा किया हो? उसके बाद देखिए असंग जनन एवं बहुभ्रूणता के बारे में देखते हैं। तो यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम है कुछ के पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेशिया है तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर लिया है और जिसे असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए पौधों को क्या कहते हैं? इस प्रकार से असंग जनन अलिंगीय जन प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंग जननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशियों का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्रायः कई अवसरों पर जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश है या तथा आम की किस्मों में भ्रूण कोश के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिकीय विभाजित होने लगती है और भ्रूण कोश में प्रोद्बद्धि यानी प्रोटूड होती है तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज के एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। संतरे के कुछ बीजों को ले और उन्हें मरोड़े तथा प्रत्येक बीज के भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों का गणना करें और असंग जनन भ्रूणों की अनुवांशिक प्रकृति क्या होती है और क्या उन्हें कॉलोनी यानी एक पूर्वज कहा जा सकता है। बहुत सारे हमारे खाद्य एवं शाक फसलों की संकर किस्मों की उगाया जाता है और संकर किस्मों की खेती में उत्पादकता को विषमकारी ढंग से बढ़ा दिया है। और संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया नहीं जाना चाहिए और यदि संकर किस्मों का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथकीकृत होती है और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएंगे। यदि संकर यानी बीज असंग जनन से तैयार हो जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशेषताएं नहीं होगी। और इसके बाद किसान प्रति वर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रति वर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंग जनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंग जनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंग जनित जिन्स के स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहा है। और सारांश अब देखें हम पुष्प आवृत्ति बीजों में लैंगिक जनन के आधार है। पुष्पों में पुंकेसरों के पुंमंग संगति नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि स्त्री केसर के जयांग संगति मादा जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्ररूपी परागकोश द्विपालिक द्विकोशित तथा चतुष्क बीजाणु होता है। अपरागकण लघु बीजाणुधानु के अंदर विकसित होता है। चार भीति परते अंतःस्थ त्वचा अंतःस्थीशियम मध्य परत यानी सतह और पीटम लघु बीजाणुधानी को आवृत किए होते हैं। बीजाणु जन्य ऊतक की कोशिकीय लघु बीजाणुधानी के केंद्र में अवस्थित अर्धसूत्र विभाजन से गुजरते हुए लघु बीजाणु की रचना करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु व्यष्टि रूप से परागण के रूप में विकसित होते हैं। परागण नर युग्म जनन पीढ़ी यानी जनन का प्रतिनिधित्व करते हैं और परागकणों में दो सतही भिन्न भीति होती है जो बाह्य चोल तथा अंदर की ओर अंतःचोल कहलाती है। बाह्य चोल स्पोरोलेलिन का बना होता है और जनन क्षेत्र युक्त होता है। परागण में अवनमन के समय दो कोशिकीय यानी एनुकायिक कोशिका तथा जनन कोशिका या तीन कोशिकीय यानी एक कोशिकीय तथा दो नर युग्मक हो सकते हैं।
उसके बाद स्त्री के स्तन में 3 अंग होते हैं। वर्तिकाग्र है, वर्तिका है तथा अंडाशय है। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। बीजांड में एक ठंडल होता है जिससे किपिका यानी फंकल कहते हैं तथा 2 संरचनात्मक अध्यावरण तथा एक द्वार जिसे द्विबीजांड द्वार कहते हैं और ये होता है इसमें। और बीजांडकाय में स्थित केंद्रक ऊतक है जहाँ प्रसूतक विभाजित होता है। प्रपसूतक कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अधसूतु को विभाजन से विभाजित होते हुए एक गुरु बीजाणु भ्रूण कोश यानी पुटी और एक स्त्री युग्मक भेद की रचना करते हैं। और एक परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोशिकीय एवं 8 न्यूक्लिएट होते हैं। और बीजांड द्वारा शीर्ष पर अंड उपकरण यानी ये प्लेट्स में 2 सहकोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका समाहित होते हैं। निभाग छोड़ पर 3 प्रति व्यासांत होते हैं। केंद्र में 2 ध्रुवीय न्यूक्ली यानी केंद्रीय के साथ बृहद केंद्रीय कोशिका होती है। परागन एक प्रक्रम है जिसमें परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तथा वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। परागन एजेंट कारक या तो आजीवी यानी हवा या पानी होते हैं या फिर आजीवीय यानी प्राणी वर्ग होते हैं। पराग स्त्री के संकर्षण के अंतर्गत वे सभी घटनाएं शामिल होते हैं जो वर्तिकाग्र पर परागकण के अवनमन यानी झरने से शुरू होकर भ्रूणकोश को परागनली से यानी जब पराग संयोग होते हैं। परिवेश तथा पराग के संदमन यानी जब पराग आयोग होते हैं और तब ये क्रिया करते हैं। और इससे के आगे सुयोग पराग वर्तिकाग्र तथा परागकण की अंकुरन होना और परिणाम स्वरूप पराग नलिका का वर्तिका के माध्यम से वृद्धि करता है। बीजांड के प्रवेश और अंत में एक सहायक कोशिका में 2 नर युग्मकों का विसर्जन होता है। आवृत्तिबीजी दोहरा निषेचन प्रदर्शित करते हैं और क्योंकि प्रत्येक भ्रूणकोश में 2 संलयन या संलयन यानी फयूजन मुख्यतः युग्मक संलयन तथा स्त्री संलयन होते हैं। उसके बाद इस संलयनों के परिणाम द्विगुणित युग्मनज तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का परिणाम होता है। यह युग्मनज भ्रूण तथा प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका भ्रूणपोष ऊतक गठित करते हैं। भ्रूणपोष का निर्माण सदैव भ्रूण के विकास को आगे बढ़ाता है। विकासशील भ्रूण कई विभिन्न चरणों से गुजरता है जैसे कि प्रभ्रूण गोलाकार तथा हृदयाकार आकृति चरण और इसके बाद परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर 2 बीजपत्र तथा पूर्णचूड़ सहित एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक बीजपत्राधार होता है। और एक बीजपत्री के भ्रूण में एक अकेला बीजपत्र होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में तथा बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है। असंग जनन नामक एक परिघटना कुछ